नमस्कार साथियों। जेएनयू जोधपुर की द्वारा आयोजित करवाया जाए एलएलबी 3 इयर्स, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा इस साल, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उससे रिलेटेड था। अगर आप सिलेबस के थ्रू जाना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सिलेबस है, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप सिलेबस ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सिलेबस में पॉलिटी है, उस पॉलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा पॉलिटी से ही आने वाले हैं, तो इससे सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं वो पॉलिटी से लिए हैं। इसमें इस जो पहला पेज है आपका, ये पेज दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसमें 3 वर्षीय विधि स्नातक प्रवेश परीक्षा 2024 के बारे में। इसमें 4-5 सीरीज होगी, अलग अलग क्वेश्चन का सीरियल नंबर अलग अलग होगा। 300 नंबर का पेपर होगा। टाइम आपके पास 2 घंटे रहेगा। ये पेपर जो आया था लास्ट ईयर का, इसमें लिखा हुआ है जो पेज है वो 28 पेज थे, क्वेश्चन आपके पास 100 होंगे। ठीक, तो इस प्रकार का मेन प्रश्न मिलता है। इस पे जो आप महत्वपूर्ण अनुदेश है, जो इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस है, वो आप पढ़ सकते हैं। अब आपको 100 क्वेश्चन है, 100 में से 20 पॉलिटी के बारे में, वो कौन कौन से आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं कि जो पॉलिटी है वो पॉलिटी आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद का क्रमांक क्या है और अनुच्छेद में क्या है, इतना पढ़ेंगे तो बहुत है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गोत्री होंगे, बाकी कुछ नहीं है। मूल अधिकार पढ़ लीजिए, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लीजिए, राष्ट्रपति पढ़ लीजिए, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री और राज्य के जो विधानमंडल हैं ये पढ़ लीजिए। और थोड़ा है तो आपातकाल जो है 352, 356, 360 ये पढ़ लीजिए, तो उसमें पॉलिटी बहुत हो जाएगा। अगर आपको यही पढ़ना है तो आप मैं सजेस्ट करूँगा, उत्कृष्ट क्लासेज के वीडियोस हैं आपके दिनेश गहलोत सर के, आप वो पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। उस वीडियो का मैं लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगा, उसके द्वारा आप पढ़ेंगे तो अपना पॉलिटी एकदम से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो पीवाई की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसकी सीरीज में शुरू करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, एक बार पढ़ूँगा और उसके आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारत की प्रस्तावना में जो संशोधनी है वो स्वीकार किया गया 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद 1976 में जो 42 अमेंडमेंट एक्ट था 1976 में किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, उसमें 42 अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। इसमें क्या है ना, प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क में जोड़े गए थे। इसमें क्या किया गया, न्यायपालिका की शक्तियों में कमी करके संसद है उसकी शक्तियों में वृद्धि की गई थी। 42 अमेंडमेंट एक्ट के काफ़ी कुछ अमेंडमेंट थे जिसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ख़त्म किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है। तो इसमें जो भगा लिखा है इसकी जगह भाग है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मोबाइल से ही की है फटाफट तो उसके द्वारा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसी केस में ही इन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का भाग है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉलिटी के साथ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इस केस का कोई भी एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि भारतीय संविधान में एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये एक मील का पत्थर साबित होता है। इससे पहले संविधान की व्याख्या अलग प्रकार से की जाती थी, इसके बाद में संविधान की व्याख्या अलग प्रकार से की जाती है। अब
आप कहीं भी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में ये केस आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो आपको मूल अधिकार पढ़ने हैं। इसमें समता का अधिकार जो समानता का है, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक वो सम्मिलित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 है। हड़ताल करने का अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकारों में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा हड़ताल करने का अधिकार। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 ऐसे बालकों को किसी कारखाने अथवा खान में नियोजित किए जाने का प्रतिषेध करता है। अगर किसी 14 वर्ष से कम के आयु बच्चों को है, अगर कहीं कारखानों में या खानों में उनको काम करवाते हैं तो उसका निषेध है वो अनुच्छेद 24 के द्वारा किया गया है। इससे ही जुड़ा हुआ एक अनुच्छेद 21, उसमें क्या कहा गया है, 6 से लेके 14 वर्ष के जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अगर 6 से 14 तक बच्चे पढ़ेंगे तो उससे कम वाले को अगर हम काम पे लगाएंगे तो वो निषेध है, उसको अनुच्छेद 24 के द्वारा निषेध किया गया है। भारत के संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें वो नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इससे पहला बार ही हमने प्रश्न पढ़ा है, 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं जिनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है, ये हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 का भाग है, तो ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को संगठन से संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। जो अनुच्छेद 40 है ये नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है। गांधी जी का स्वप्न था कि ग्राम पंचायतों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसमें क्या ना ग्राम पंचायतें जो है अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है। ये निर्देश देता है सरकारों को कि ऐसे इस प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं, ये चीज़ें आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 40 में ये है, ग्राम पंचायतों जो संगठन है उससे संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जो मूल कर्तव्य मैंने पहले बताया था 51 क है वो मूल कर्तव्य है, भाग है वो भाग 4 है। ठीक, भाग 4 का क है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है। उसे गाना, नमन करना, आदर को खड़े रहना। तो हम देखेंगे इसमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं हमें सारे सही लग रहे हैं, क्योंकि ये तो कहीं पढ़ा नहीं है। इसका ऑप्शन है आदरपूर्वक खड़े रहना। ठीक है, तो इसमें हम राष्ट्रगान के प्रति आदर प्रकट आदरपूर्वक खड़े रह के कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राष्ट्रपति की परिलिप्तियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति को जो भी वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं वो जब तक वो पद पे रहते हुए तब तक उनमें कमी नहीं की जा सकती। उसके लिए अनुच्छेद है 59(4). राष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद है टोटल वो 52 से लेके 78 तक है, जिसमें 52 में बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 53 में बोला गया है कि कार्यपालिका की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 53 में है। ठीक है, अनुच्छेद 55 में है जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 55 है। अनुच्छेद 56 में है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा और उससे संबंधित और भी प्रावधान है। अनुच्छेद 57 में है पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो शायद है अनुच्छेद 58 में है। और अनुच्छेद 60 में उसकी शपथ है। और 61 में महाभियोग किस के अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में। हाँ, अगला क्वेश्चन यही है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधित प्रावधान है। महाभियोग का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो किस प्रकार से हटाएंगे, तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, वो अनुच्छेद 61 है, उसके द्वारा उस प्रक्रिया के द्वारा हम हटाया जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। प्रधानमंत्री है जो
मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा वो राष्ट्रपति की पदवी उसके जो कर्तव्य होंगे वो अनुच्छेद 78 में सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा ऐसा पद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है? जैसे लोकसभा का अध्यक्ष वो नहीं रहता, क्योंकि जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो वो भी भंग हो जाएगी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG है, CAG वो भी उसकी एक निश्चित आयु है, उस आयु पे वो रिटायर ले लेता है। भारत का महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण रहता है। ठीक है। महान्यायवादी की योग्यताएं हैं वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसका उत्तर है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? वो देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। किस विधेयक में राज्यसभा को लोकसभा की समतुल्य शक्ति प्राप्त नहीं है? आप देखेंगे जितने भी विधेयक बनते हैं उसमें लोकसभा राज्यसभा कहीं भी उसको पारित किया जा सकता है। तो लगभग दोनों को जो संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों राज्यसभा और लोकसभा में हम कोई भी विधेयक पारित कर सकते हैं, तो सबको बराबर है। लेकिन धन विधेयक ऐसा है जिसमें लोकसभा को एकाधिकार है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पारित होने के बाद में राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा उसमें संशोधन नहीं कर सकती। अगर निश्चित अवधि के दौरान राज्यसभा धन विधेयक को वापस नहीं करती है तब भी वो पारित माना जाता है। इसमें कुछ संशोधन के लिए राज्यसभा लोकसभा को अनुशंसा कर सकती है, लेकिन लोकसभा उस अनुशंसा को मानने हेतु बाध्य नहीं है। तो ये लोकसभा का इस विधेयक को लेके अलग ही शक्ति है, एकाधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगी? अनुच्छेद 141 में ये कहा गया है कि अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बनाता है, वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय रहते हैं जिसको पूर्व निर्णय वगैरह बोला जाता है, वो भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, चाहे उसको उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बोला जाए या सेशन न्यायालय बोला जाए, उन सब में वो लागू होगी। वो अनुच्छेद 141 के तहत लागू होगी। उच्च न्यायालयों से दांडिक विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद के द्वारा अनुदित की जाती है? तो अनुच्छेद 134 के द्वारा अपीलीय अधिकारिता है। अधिकारिता 3-4 प्रकार की होती है, जिसमें आप देखेंगे तो अभिलेख अधिकारिता है, अब अपीलीय अधिकारिता है। तो अपीलीय अधिकारियों में जो उच्च न्यायालय के द्वारा है वो अनुच्छेद 134 के तहत उच्चतम न्यायालय में जो है अपील की जाती है। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु विहित की गई है? तो राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के लिए भी यही है, राज्यपाल के लिए यही है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए 25 साल है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ जिस राज्य के वो राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उसके जो हाईकोर्ट के जो संबंधित जो उच्च न्यायालय उसके जो चीफ जस्टिस रहेंगे हाईकोर्ट के, वो उनको दिलाएंगे शपथ राज्यपाल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 172 ये बताता है कि राज्यों के विधानमंडलों की अवधि क्या होगी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि से संबंधित है? अनुच्छेद 194। तो आपको राजनीति विज्ञान में मुख्यतः पढ़ना है राज्यों के विधानमंडल वगैरह है, ये वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, और उच्चतम न्यायालय वाला, क्योंकि आप लोगों ने कभी याद रहता नहीं, इतना डीप जाता नहीं, तो इनको थोड़ा थोड़ा करके बार बार पढ़ना है। इससे 3-4 क्वेश्चन आएंगे, वो सही होने चाहिए। बाकी आप देखेंगे मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, CAG हो गया, ठीक है, महान्यायवादी हो गया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके आराम से सही हो जाएंगे। आप थोड़ा राज्य विधानमंडलों को, उच्चतम न्यायालय और आपातकाल को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन जो 20 है उसमें से 15-16 आराम से सही हो सकते हैं।
आगे इससे आगे वाली वीडियो में हम बनाएंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, एडवोकेट एक्ट 1961 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2019। उसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हम PYQ क्या क्या थे उससे रिलेटेड मैं अगला वीडियो डाल दूंगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ये जो 20 नंबर है एडवोकेट एक्ट के, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण, ये मैं खुद इस 1-2 वीडियो के द्वारा बता दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सफिशिएंट। उसके बाद से एक क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आप पढ़ लोगे तो। 1-2 क्वेश्चन 20 में से बाहर से आ सकते हैं, छोटे मोटे करके आप 15-16 नंबर आराम से ला सकते हो उनमें से, और नंबर जो कवर करने हैं वो उन्हीं के द्वारा कवर होंगे। करंट अफेयर है तो आप 1-2 बुक्स आती है, जैसे हाँ, आप JNU LLB के लिए आप कोई अलग से बुक मत खरीद दीजिए, आप टॉपिक वाइज पढ़िए, आपका कवर हो जाएगा। JNU LLB की जो एंट्रेंस की एग्ज़ाम की बुक है बहुत बिल्कुल अच्छी नहीं है, उससे रिलेटेड उसमें कुछ इतना नहीं है, बहुत डीपली है, कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इससे अच्छा है आप टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए।